अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जब शुरू हुआ था तो ये लग रहा था कि बस से कुछ एक दिनों में अमेरिका और इजराइल ईरान को मिट्टी में मिला देंगे और ये सारी लड़ाई 2 से 4 दिन के भीतर खत्म हो जाएगी और मिडिल ईस्ट में एक नया ऑर्डर तैयार हो जाएगा। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी मार्केट के लिए एक नया सिस्टम तैयार हो जाएगा। लेकिन शायद युद्ध करने वाले देशों को और उनके कूटनीतिकों को या रणनीतिकों को या मिलिट्री कमांडर्स को यह एहसास नहीं था कि ईरान इतनी बड़ी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। इस वार को शुरू हुए महीना भर से ज़्यादा हो गया है, न इसका अंत मिल रहा है न कोई सिरा। ये वार कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, लेकिन सर्वाधिक नुकसान एशियाई देशों को हो रहा है, जहाँ पर कंप्लीट एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है और सर्वाधिक दबाव एशियाई देशों पर है। आज चर्चा करेंगे कि भारत पर इसका प्रभाव, ईरान का युद्ध क्यों नहीं खत्म हो रहा और उसका दुनिया भर में क्या इम्पैक्ट है और भारत किस तरह से एनर्जी क्राइसिस को डील कर रहा है और आने वाले वक्त में तस्वीर क्या है। आज पूरी चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, जब युद्ध शुरू हुआ था तो हर कोई ये मान रहा था, टॉप मिलिट्री कमांडर से लेकर कोई भी बड़े से बड़ा रणनीतिकार, कि जिस फायर पावर के साथ अमेरिका और इजराइल बैठे हुए हैं, ये युद्ध महज कुछ दिनों के लिए चलेगा और उसके बाद अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देगा। लेकिन पिछली बार जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी, उसके बाद से ईरान को 9 महीने का वक्त मिल गया अपनी तैयारियों को तेज करने के लिए और भविष्य के युद्ध से निपटने के लिए। इसीलिए जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और ईरान ने एक साथ ईरान पर हमला किया तो पहले 48 घंटे ये लग रहा था कि ईरान बहुत जल्द घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन ईरान ने 2 रणनीति अपनाई। पहला, हमला होते ही तुरंत अरब देशों पर अटैक कर दिया और उसमें भी सबसे भीषण अटैक दुबई, अबू धाबी, कतर और रियाद पे किया, उसके बाद बगदाद और बहरीन पे। अमेरिका और इजराइल ने यह उम्मीद नहीं की थी कि ईरान इतना साहस दिखाएगा, इतना जोखिम लेगा कि वो अरब मुल्कों में अमेरिकी बेसों के साथ साथ दुबई, अबू धाबी, रियाद और दोहा के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल रिफाइनरी फील्ड पर अटैक करने की हिम्मत करेगा। लेकिन ऐसा हुआ। ईरान ने अपने यहाँ आने वाली या अपने यहाँ फटने वाले हर एक बम का, गिरने वाली हर एक मिसाइल का जवाब और इंतकाम लिया अरब देशों के साथ। इस नई स्ट्रेटजी ने अमेरिका और इजराइल को बेहद परेशान कर दिया। उसके बाद दूसरी बात आई, महज तीसरे दिन युद्ध के स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान ने पूरी तरह से चोक्ड कर दिया, बंद कर दिया। आपको यह अधूरा सच बताया जाता है कि पूरी दुनिया का 20% एनर्जी तेल और गैस के रूप में इस हार्मूज से निकलती है। बहनों भाइयों, यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से निकलने वाला ऑयल और गैस, इसका 89% एशियाई देशों में इस्तेमाल होता है। 89% एनर्जी फ्लो एशिया में है। कहाँ है? चाइना, भारत, साउथ कोरिया और जापान, ये सबसे बड़े बायर हैं। और चाइना और भारत तकरीबन 65% के अकेले बायर हैं। तो डिसरप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ आया है? डैमेज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? एशिया में हुआ है। यूरोप और पश्चिम में सिर्फ 11% की सप्लाई थी, उससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि ब्रिटेन या यूरोप में कोई इसका बहुत इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि यहां से एनर्जी फ्लो उधर था ही नहीं, सिर्फ 11%। 89% पश्चिम एशिया के इन देशों से निकलने वाला ईंधन भारत, चीन, साउथ कोरिया और जापान जाता है। तो हमारी 89%, 89% एशिया की सप्लाई लाइन बंद हो गई। तो पहला डैमेज किसको है? फर्स्ट डैमेज एशिया को है। और एशिया में सबसे बड़ा डैमेज किसको है? भारत को है, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया नॉर्थ अमेरिका से सप्लाई लाइन खोल लिए हैं और चाइना के पास अपने भंडार साल 1.5 साल भर के हैं। सर्वाधिक प्रभावित भारत है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से।
ब्रिटेन भले ही कल बैठक करने जा रहा है कि 35 देशों के साथ एक डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू करेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन करने के लिए बहनों भाइयों, लेकिन ब्रिटेन का स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से या इसके बंद होने से अमेरिका पर सिर्फ नैतिक दबाव है, मॉरल प्रेशर है। उनके एनर्जी सेक्टर को कोई थ्रेट नहीं है, उनकी एनर्जी सप्लाई को कोई थ्रेट नहीं है। थ्रेट है एशियाई देशों पर। भुगत कौन रहा है? एशियाई मुल्क। तो अब मैं 2-3 ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। 1 महीने से अधिक का वक्त हो गया, तो अब क्या होगा? हर व्यक्ति यह सवाल पूछ रहा है क्या होगा? तो 3 बातें हो सकती हैं। पहली बातचीत ये, पहला मसला ये हो सकता है विकल्प के तौर पे कि डिस्कलेशन हो जाए कूटनीति के जरिए, राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए, बेहतर मध्यस्थकार के जरिए, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोल दिया जाए। इसकी उम्मीद तकरीबन 30-35% की है, इससे अधिक की नहीं। यह एक ऑप्टिमिस्टिक सोच है कि ऐसा हो जाएगा, होना चाहिए भी यही। विकल्प नंबर 2 कि पार्शियली ओपन कर सकता है ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को सीज फायर का ऐलान होने के बाद, वो भी तमाम शर्तों के साथ। उनकी संसद ने कानून बना दिया है कि हर गुजरने वाले शिप से टोल वसूला जाएगा, नाकेबंदी हो गई है, और एक ग्रे यार्ड टाइप सिचुएशन रहेगी, प्रोलॉन्ग रहेगा, लंबा खींचेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये वार तो चलती रहेगी जैसे यूक्रेन और रसिया की चल रही है, लेकिन कुछ पार्शियली हिस्से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के खुल सकते हैं। इसके भी चांसेस 30-35% है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है बहनों भाइयों? वर्स्ट केस में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन जो पहले हो सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर ईरान के एनर्जी या पावर सेक्टर के किसी भी क्षेत्र में हमला होता है तो ये उनकी पॉलिसी है कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे और अरब मुल्कों के ऑयल रिफाइनरी, गैस स्टेशंस और गैस फील्ड के साथ साथ उनके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। क्या अरब मुल्क ये अफोर्ड कर पाएंगे? क्योंकि ईरान ने अपनी फायर पावर दिखा दी है दुनिया के सामने। उनके पास वैसी मिसाइलें तो हैं कि अरब देशों को नुकसान पहुंचा दे, अमेरिका तक भले न पहुंच पाए। और जिस तरह के बयान रोज अमेरिका के राष्ट्रपति के आते हैं, उसी बयान में वो डील की बात कर रहे होते हैं और उसी बयान में वो धमकी भी दे रहे होते हैं। जैसा आज सुबह उन्होंने कहा कि ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, यानी पाषाण युग में पहुंचा देंगे, तबाह और बर्बाद कर देंगे। इन धमकियों के बीच जो पूर्व विदेश मंत्री जो एक वार्ता का हिस्सा थे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ, उनके घर पर बड़ा भीषण हमला इजराइल ने किया, उनकी पत्नी मारी गई, और जो पूर्व विदेश मंत्री बातचीत के लिए रास्ता तैयार कर रहे थे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हैं। ईरान का कोई भी नेता अगर अमेरिका या कोई मध्यस्थकार या बात करने की कोशिश करता है, उसको या तो मार दिया जाता है और या चिन्हित करके उस पर अटैक होता है। दोनों तरफ से विश्वास की भारी कमी है। यही कारण है कि बातचीत नहीं हो पा रही। ईरान ये समझता है कि बातचीत मतलब ट्रैप है, और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो जो इनिशिएट करता है वो मारा जाता है। और इसकी पुष्टि अमेरिका की व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिसने भी हमें बातचीत में उलझाया, जिसने भी थोड़ा भी झूठ बोला, उसको हम मार देते हैं। इसलिए निकट भविष्य में अगर ये सोच रखे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पहले जैसी स्थिति में चला जाएगा 28 फरवरी के, तो उसको बड़ा मुश्किल है। अब जितना भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बैटलफील्ड से शिफ्ट होकर डिसरप्शन पर चली गई है, और इस डिसरप्शन ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। भौगोलिक स्थिति का लाभ किसको कैसे मिलता है बहनों भाइयों, ये हर स्कॉलर को पढ़ना चाहिए और ये एक रिसर्च का विषय होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है कि आज अमेरिका और पूरी दुनिया को इजराइल ने इसको डिसरप्ट करके अपनी ताकत दिखाई है, हथियार के दम पर नहीं, भूगोल के दम पर। शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया में एनर्जी का हाहाकार है, लेकिन बहनों भाइयों फर्स्ट डैमेज एशिया को है। तो आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा आगे बढ़ेगी।
We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. بسم الله الرحمن الرحیم. همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولید. तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। अपोजिशन पार्टी से कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल एसके सिंह बहुत ही जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व उम्मीदवार पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं। और लंदन से हमारे साथ बहुत ही जाने माने विद्वान और नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और वीरेन जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आनंद दुबे जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और आप मुझे बताइए, आप तो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। भारत सरकार ने कोई योजना बनाई, महीने भर से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, हम कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर पाए या अभी हम इंतज़ार में हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ खुलेगा और हमें सप्लाई मिलेगी? देखिए ब्रिजेश जी, भारत सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे देश में किसी भी तरह की कोई दिक्कत पैदा ना हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज देश में सारी चीज़ें यथावत चल रही हैं। कुछ कठिनाइयों के बावजूद भी हम जनता तक तेल हो, गैस हो, उसको यथावत पहुंचा रहे हैं। और इस बात का जिन लोगों ने पिछले दिनों झूठा नैरेटिव फैलाने का कोशिश किया, पेट्रोल पंपों पर अपने लोगों को भेजकर प्रायोजित तरीके से उसको दिखाने का काम किया, उनके नैरेटिव का भी खंडन हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के ही नेता कमलनाथ ने कहा है, उनका बयान है, आज आप सुन लीजिए, कि देश में पेट्रोल गैस की कोई कीमत नहीं है। आनंद शर्मा जी ने बयान दिया है, और क्या बयान दिया है कि भारत ने बहुत ही समझदारी से कूटनीतिक प्रयासों के जरिए समझदारी के साथ इस पूरे मैटर को डील किया है। और साथ साथ राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है। अब आ जाइए, मणिशंकर अय्यर ने तो इनके धागे खोल के रख दिए कि कैसे अमेरिका के दबाव में भारत ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को सरेंडर कर दिया, किस तरह से म्यांमार के समुद्री तट पर जो गैस खोजा था गेल ने, उसको चीन को दे दिया मनमोहन सिंह की सरकार ने। तो ये मणिशंकर अय्यर, आज कांग्रेस के ही नेताओं ने कांग्रेस को धोया है और उनके नैरेटिव को खंडित करने का काम किया है। अब देखिए, आपने जो बात कही, आज आप भारत के आसपास के देशों की स्थिति देखिए। श्रीलंका में डीजल 382 लंकन रुपए में बिक रहा है, वहां गैस बहुत महंगी हो गई है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो लुटा पिटा देश है, लेकिन फिर भी वहां 3500 रुपए का एक सिलेंडर मिल रहा है और गैस के दाम वहां बढ़ चुके हैं। इसके बाद आप चीन में आइए, चीन में एक सिलेंडर 160 युआन का मिल रहा है, यानी भारत में वो करीब 2100 रुपए का बैठता है। और अमेरिका में जो तेल का बहुत बड़ा सप्लायर है, नेचुरल गैस का बड़ा सप्लायर है, वहां भी गैसोलीन और बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनमें 20% का इजाफा हुआ है। लेकिन भारत में अभी तक हमने स्थिति को नियंत्रण में रखा है और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने दी गई है। अब देखिए ब्रिजेश जी, IMF के मुताबिक अगर 1% सप्लाई चेन बाधित होती है तो 4% दाम बढ़ता है एनर्जी सेक्टर में, और यदि 10% दाम एनर्जी सेक्टर में बढ़ता है तो 40 बेसिस पॉइंट का जो है महंगाई में बढ़ोतरी होती है। लेकिन इसके बावजूद, इन सभी संकटों के बावजूद, भारत
अपने कूटनीतिक प्रयासों के जरिए, अपने हर प्रयास के जरिए देश में इस स्थिति को संभाले हुए है और हम भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने ये आपसे पूछा कि एनर्जी सप्लाई चेन में कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हम कर पाए, या हम अब तक विफल हैं, या हम इस इंतजार में हैं कि जब ये नाकेबंदी हटेगी हमें सप्लाई आएगी। ब्रिजेश जी, आप ये बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो रही है? आप भी गाड़ी लेके चलते हैं, अगर आपको पेट्रोल भराने में कोई दिक्कत हो रही है, डीजल भराने में कोई दिक्कत हो रही है, लखनऊ से लेकर देश भर में लोग पीएनजी पाइपलाइन यूज कर रहे हैं, सीएनजी जहां अरे आप क्या बात कर रहे हैं? लोगों को तकरीबन महीने भर से गैस सिलेंडर की आफत है, लंबी लाइनें लगी हैं, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। सर, आप कह रहे हैं कि कहां परेशानी है? अरे आपको परेशानी नहीं है, बाकी आम जनता परेशान है। मैंने पहले ही कह दिया। अरे सुन लीजिए सर, मैंने पहले ही आपसे कहा कि एलपीजी का जो संकट आया था, सरकार ने लगातार प्रोडक्शन बढ़ाकर आयात करके उसको हल करने का काम किया है। उसके लिए एक नियमावली बनी है कि इस अवधि में आपको सिलेंडर मिलेगा और लोगों को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मान पूर्वक स्थान दूंगा। एक चीज और समझिए सर जी, कहा हम 27 देशों के साथ हम ऑयल और एनर्जी सेक्टर में डील करते थे, आज वो संख्या बढ़कर 41 हो गई। 3 बार पूछ चुका हूं, एक भी नहीं बता पाए हो कि अल्टरनेट क्या अरेंजमेंट किए हो आप। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। उपाध्याय जी, ये वार लंबी खिंच रही है और जो नाकेबंदी है हार्मूज पे, वो खुलेगी निकट भविष्य में, इसके आसार बहुत कम लग रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर पाए हैं? वैसे पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, इस बात से मैं सहमत हूं आनंद दुबे की, लेकिन गैस वाली किल्लत का क्या करें? देखिए, अल्टरनेटिव जो अरेंजमेंट की बात है, निश्चित तौर पे सरकार को जिस तरह से समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए था, यदि समय रहते ध्यान दी होती तो उसका कुछ समाधान, वाजिब समाधान होता। ये भी बात सच है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हमारे बहुत सारे जो है टैंकर वहाँ आज भी फंसे हुए हैं, 20 से ज़्यादा टैंकर हैं। हम प्रयास जरूर कर रहे हैं कि अलग अलग देशों से कुछ सप्लाई का चैन बने, लेकिन उस चैन को बनाने में भी हमको लंबा समय लगेगा। और स्पेशली एलपीजी को लेकर के, चूंकि हमारे पास स्ट्रेटजिक रिजर्व की कमी है, तो टोटल 9 से 10 दिन का ही होता है और रिजर्व, हमने उसको बढ़ाने का समय रहते नहीं काम किया, जैसा जापान, इंडोनेशिया और चाइना जैसे देशों ने किया। तो उसका खामियाजा तो हमको भुगतना पड़ रहा है और वो दिख रहा है। आपके सारे जो है संवाददाता क्षेत्रीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जाके दिखा रहे हैं कि कैसे लंबी लंबी कतारें लगी हैं और भाजपा के लोगों को नहीं दिख रही है। तो इसमें हम लोग क्या करें? सच्चाई ये भी है कि तथाकथित विश्व गुरु जो सरेंडर डिप्लोमेसी के जनक माने जाते हैं, उन्होंने जो काम किया इन दौरान, ईरान से हमने अविश्वास लंबा समय से पैदा किया। हालांकि ईरान ने फिर भी हमें मदद करने का काम किया है 4 टैंकर को भेजकर, लेकिन यदि समय रहते हम न्यूट्रलिटी वाली अपनी पॉलिसी पर रहते, कूटनीतिक सही तौर पे खेल रहे होते, तो शायद आज हम ईरान को समझाने की स्थिति में होते कि मेरे जो बाकी टैंकर हैं वो भी आने दो, और एलपीजी के जो जैसे चाइना और बाकी देशों को जा रहा है, भारत को भी मिलना चाहिए। मानवता के आधार पर और भारतीय जनता के समर्थन में उसने 4 टैंकर आने दिए हैं। एलपीजी की समस्या अभी और बढ़ने वाली है। अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था नहीं है। केरोसिन तेल पेट्रोल में भी भरने की तैयारी पेट्रोल पंप पे चल रही है। बेशक सरकार ने उसको आम जनता के लिए खोला है, बट स्टॉप नहीं है जिस पर हम खाना बनाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आपको याद है पहले मीडिया में खबर चली थी कि 5 किलो वाला सिलेंडर आ रहा है, तो उसको बताया गया फर्जी खबर है। और आज मैंने खुद देखा कि इंडेन वाले विज्ञापन छाप रहे हैं कि आओ और 5 किलो वाला गैस सिलेंडर ले जाओ। छोटू और सर, ये भी आपको देखने की जरूरत है कि वो उसका दाम क्या रहेगा। 5 किलो वाला जो छोटा सिलेंडर है, वो सामान्य तौर पे जिनका कनेक्शन नहीं था, वो लोग बेचारे प्रवासी लोग दिल्ली में और आसपास में विद्यार्थी जो रहते हैं, वो लोग उसको लेकर भरवाते थे। आज 500-500 रुपए में वो भरने की स्थिति में भी नहीं है। और कई लोग हमारे जो जानने वाले हैं, पूर्वांचल के साथी हैं, बिहार के साथी हैं, वो यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया है। कैसे खाना बनाए? बहुत शुक्रिया अजय उपाध्याय जी। सर कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। इस डिबेट को मैं अगले चरण में पहुंचाना चाहता हूं और मैं अमेरिका से हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी लाइव जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं और उसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। अमेरिका क्या चाहता है?
और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। ब्रजेश जी, आपकी क्वेश्चन बहुत पिन पॉइंटेड है, सो मेरा आंसर भी पिन पॉइंटेड रहेगा। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका डोमिनेंस चाहता है। अमेरिका टोटल कंट्रोल चाहती है। अमेरिका अपना सुप्रीम पावर जो है वो मेंटेन करना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप भी वही चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम उनके जो स्टाइल रही है बहुत थ्रेटनिंग और बुलिंग काइंड ऑफ किस्म की रही है। वो आपने देखा है पिछले एक साल में उन्होंने लिटरली लगभग सारे ग्लोबल लीडर्स को और कंट्रीज को थ्रेटन किया हुआ है। इसमें इंडिया भी शामिल है। वो आपको याद है कुछ दिन पहले उन्होंने लिटरली इंडिया को इंसल्ट कर रहे थे ग्लोबल मीडिया पे, बोल रहे थे कि रशिया से तेल ना खरीदे। तेल आज उसी रशिया से तेल खरीद रहे हैं और उसी की प्रेशर्स की वजह से, मैं आपको अच्छा भी लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस प्रेशर से इंडिया ने बार बार ये भी बताया कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और रशिया से तेल खरीदना कम कर दिए। अनफॉर्चुनेटली अभी जो सिचुएशन आया वहाँ से रशिया से तेल खरीदना पड़ रहा है, वो भी प्रीमियम रेट से। ये अगर पहले जैसा अपने जो आज ईरान ने दिखाया दुनिया को, अपने स्टैंड्स पे खड़े रहे, रिटालिएट करे हैं, जो कंट्री के ऊपर लिटरली 12,880 सैंक्शंस लगाया गया है और ऊपर से 9,925 अभी भी एक्टिव है। वो कंट्री तो सिर्फ अपने कंट्री को सेव नहीं कर रहे और अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ नहीं रहे और रिटालिएट भी कर रहे हो, और ब्रिलियंट तरीके से रिटालिएट किया, वो भी सबसे पावरफुल कंट्री को। आज जो सिचुएशन है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो शर्मनाकी। जो हमारी पार्टी है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, उनके हिसाब से मागा जो फैक्शन है, जो व्हाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट जो फैक्शन है जी, उनके हिसाब से वो बेसिकली वो 56 इंच वाली बात हो गई। वो जो कहता है सही है, वो वार में जाए वो भी सही पर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं उसी कि का भी इस वार को क्या अमेरिका एस्केलेट करना चाहता है या डिस्कलेशन चाहता है, या डिप्लोमेसी के जरिए अब किसी तरह इस मामले से अमेरिका खुद को अलग कर लेना चाहता है? सोच क्या है? आपने पूछा डिप्लोमेसी चाहता कि नहीं है। कैसे डिप्लोमेसी चाहेगा आपको, और कैसे लगेगा ये डिप्लोमेसी है? जो कंट्री ईरान बैठा हुआ था ना दो बार निगोशिएशन टेबल पे, दोनों बार जून 2025 एंड फरवरी 28-26, आपने दोनों बार जब निगोशिएशन चल रही थी उसी के दौरान आपने बॉम्बिंग किया है। तो ट्रस्ट फैक्टर कहाँ पे है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको डिप्लोमेसी कैसे कहेंगे? उसके हिसाब से यहाँ पे जो दोनों पार्टी चाहते हैं कि डोमिनेंस बना के रखे, उनकी तरीका डिफरेंट हो सकती है यहाँ पे इन अमेरिका, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई आपके साथ निगोशिएशन कर रहे हैं तो निगोशिएशन कैसे होती है? बेसिस तो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होती है ना। अगर आज ट्रस्ट फैक्टर नेगेटिव में चली गई तो उसको डिप्लोमेसी हम कैसे कह सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने कहा अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका डोमिनेंस चाहता है एट एनी कॉस्ट। अब रिजीम चेंज के दोबारा हो, नया पपेट रिजीम, तो ये डेली स्टेटमेंट मीडिया में बयान और सोशल मीडिया पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान भीख मांग रहा है, ईरान सीज फायर मांग रहा है, ईरान बस सरेंडर करना चाहता है, तो क्या ये स्टेटमेंट सब काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं, झूठ हैं, या फिर इनमें कुछ तथ्य है? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगी, ईरान का जो मुल्ला रिजीम है, जो हिजाबी रिजीम है, उसमें कोई मेरा सिंपैथी नहीं है। वो उन्होंने जो लोगों को मारा हुआ है, एग्जीक्यूट किया है, उसमें कोई सिंपैथी नहीं है। बट एट द सेम टाइम इक्वली आप कंडेम कर सकते हो अमेरिका का इन्वेजन एक्शन और वॉर ऑफ एग्रेशन जो उन्होंने लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने पूछा है अमेरिका में लोग क्या सोच रहे हैं इन जनरल। मेरे ख्याल से अमेरिका के हिसाब से जो प्रेसिडेंट ट्रंप की बयानबाजी चलती रहती है, उसी में से हेडलाइन बनती है, और हेडलाइन और न्यूज साइकिल चलती है 24 आवर्स एट द मैक्स और 48 आवर्स। उसके बाद आप भूल जाओगे। तो हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं। स्ट्रेटेजी। अच्छा, कोई उनका स्टेटमेंट हाँ, पढ़ें तो उसी स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि बात चल रही है, डील होने वाली है, गुड डील होने वाली है, फिर उसी में रखते हैं कि अगर 24 घंटे में नहीं हुआ तो हम बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उसी में लिखा है कि डील हो रही है और उसी में है कि हम बर्बाद भी कर देंगे, धमकी भी है।
देखिए ये धमकी से ही चल रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ही इज नॉट ए स्टेट्समैन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल वो ऐसे कहता है कि हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम आके बॉम्बिंग कर देंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से अगर इंडिया जैसे कंट्री, अभी उभरती हुई जैसे कंट्री है इंडिया, वो कंट्री भी अगर चुप रहे इसी सिचुएशन में, तो मेरे ख्याल से ये सब डिस्कशन का कोई मायने नहीं बनती। जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया था, दैट वाज ए इलीगल एक्ट, तब भी सबको बोलना चाहिए था। आप ठीक कह रही हैं। कृपया हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं इस कार्यक्रम में मेजर जनरल रिटायर्ड एस के सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं। सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत। जनरल साहब, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये वार अब किस फेज में इंटर कर रही है? अब देखिए, ऑलरेडी एक 5वें सप्ताह में चल चुकी है एंड कम से कम मुझे जो अनुमान है कि 1 महीना तो और चलेगी। और बोला भी है, अमेरिकन की तरफ से भी आवाज़ें आ रही हैं कि कम से कम 3 से 4 सप्ताह टोटल उनकी प्लानिंग थी। इनिशियली सिर्फ 3 से 4 सप्ताह की, अब उन्होंने फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया, डबल द टाइम। इसका मतलब वो अपना जो भी कुछ टारगेट चाह रहे थे, जो भी एम चाह रहे थे, वो हासिल नहीं कर पाए हैं। और मुझे बड़ी आश्चर्य की बात ये होती, मैं उनसे सहमत हूँ जिन्होंने बोला कि भाई ये डोमिनेंस चाहते हैं। यस, डोमिनेंस ऑन एनर्जी सेक्टर, डोमिनेंस ऑन एनर्जी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आजकल के टाइम में। और तभी जो है ईरान के पावर सेक्टर्स, ईरान की इनकी ऑयल सेक्टर, इन पर जो है हमले नहीं किए हैं अमेरिका ने या इजराइल ने। एक आध पर हुए ज़रूर हैं जो कि रिलेटेड हैं टुवर्ड्स रिफाइनरीज फॉर जो यूरेनियम एनरिचमेंट वाली, लेकिन अगर डायरेक्टली ऑयल के उस पर अभी नहीं किया। लेकिन ईरान ने वही चीज़ अरब खाड़ी में पूरी तहलका मचा रखा है। तो ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि एक तो ये जो खर्ग का जो आइलैंड है या इसी पर पूरा कब्जा करना है, इनके ऑयल को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे वेनेजुएला पे ये कर रहे हैं। तो ये आगे वॉर जब तक की कोई चीज़ सहमति नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि ये कम से कम 3 से 4 सप्ताह तो बड़े आराम से चलेगी। और इसमें तकलीफ होगी भारत को ही नहीं, बल्कि जितने भी विश्व के पूरे देश हैं सभी को होगी। और ये सिर्फ हम लोग सिर्फ बातें सर, जो है और कहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सब चीज मैंने आंकड़ों के साथ आपके समक्ष ये बात पेश की और ज्यादा भी जितनी सप्लाई चेन है, जितनी भी थी, 89% एशियाई मुल्कों को है, हमारे देशों को है। इसमें अगर कोई फर्स्ट डैमेज है तो एशिया है। नहीं, बिल्कुल सही है। एंड नहीं, ये ऑयल के अलावा भी जो फूड सप्लाई चेन है वो भी इफेक्ट हुई है। काफ़ी सारी जो फैक्ट्रीज हैं जो डील करती हैं इन सब जो फूड के ऊपर, वो आज बंद होने की कगार पर हैं क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की भी कई एक फैक्ट्रियों को मैं जानता हूं कि जो कि बंद करने जा रहे हैं, और आगे किस पर असर पड़ेगा। काइंडली हमारे साथ सर जुड़े रहिएगा। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके विचारों को सम्मान पूर्वक स्थान दूंगा। मैं कर्नल शरद शरण जी को आमंत्रित करता हूं, उसके बाद अरुण कुमार जी के पास फाइनली चलेंगे हम लोग। कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं और हमें ये बताइए कि क्या भारत ने वैकल्पिक इंतजाम किए हैं, क्योंकि ये वॉर, मुझे भी ऐसा लगता है और हमारे साथ जो को पैनलिस्ट हैं ये सब भी मान रहे हैं कि ये वार लंबी खींचने वाली है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में पहले जैसी स्थिति आएगी, इसकी उम्मीद है लेकिन बहुत कम है। ब्रजेश जी, आखिरी बार मैंने सुना था तो ये सुना था कि भारत दुनिया के 4थे नंबर की इकोनॉमी है, और जब वैश्विक परिदृश्य में हम देखते हैं जियो स्ट्रैटेजिकली, तो अब कहीं ना कहीं मल्टीपोलराइज वर्ल्ड होने वाला है। इसी का ट्रांजिशन फेज चल रहा है। एक तरफ अमेरिका खड़ा है, एक तरफ रशिया खड़ा है, एक तरफ चाइना खड़ा है। सबसे पहले तो ये समझिए, अगर हम लोग ईरान से लगातार गैस और तेल ले रहे होते तो आज बिना टैक्स के लगातार आ रहा होता, छोड़ दिया। उसके बाद रशिया से बोला नहीं लेना है, छोड़ दिया। दोबारा लेने गए तो महंगा मिल रहा है, अब ले रहे हैं। हम कहाँ हैं? अगर हम 4थे नंबर की इकॉनमी हैं तो इस पूरे वैश्विक समस्या में हम कहाँ हैं? हम कभी एक बार अपने लिए नहीं बोल पाए तो दूसरे के लिए बोलने के लिए हम स्थिति में हैं। इराक और ईरान और इजराइल वॉर में कहीं हमारा कोई एक स्टेटमेंट हो, कहीं एक एक्टिव छोड़िए, कहीं पैसिव रोल हो कि इसका सोल्यूशन निकालने में हम कहीं मददगार हों। हम हैं कहाँ? तो आप चाहते हो कि इस युद्ध में भारत अपनी कोई भूमिका निभाए? युद्ध को समाप्त करने में एक जिम्मेदाराना देश, 4थे नंबर की अगर इकोनॉमी है, 145 करोड़ की जनमानस का देश है, तो उसका एक प्रमुख रोल होना चाहिए। पर आपने विदेश मंत्री का बयान नहीं सुना? उन्होंने कहा कि भारत दलाल देश नहीं है, हम क्यों बीच में दलाली करें। विदेश मंत्री मंत्री की मध्यस्थता करना, डिप्लोमेसी करना
दलाली करना होता है। विदेश मंत्री तो ये भी कह रहे थे कि चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी, हम उनसे कहाँ लड़ सकते हैं, और अमेरिका जैसे देश के लिए हम बयान नहीं देंगे, हम चुप रहेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी। विदेश मंत्री के बयान पे मत जाइए। हमारा कहना यह है कि भारत का आप इतिहास देख लीजिए, आज़ादी के बाद से वैश्विक राजनीति में एक बहुत प्रखर स्थान होता था, और हम इतने मजबूत नहीं थे जितने मजबूत आज हैं। सन 91 में जब हमारी इकोनॉमी ओपन हुई है, उसके बाद 30-40 साल में देश ने जो तरक्की की है जी, तो उस तरक्की को वैश्विक जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स में भी हमें दिखना आप चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि हमने ठीक से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया? जी बिल्कुल, क्योंकि हम ढुलमुल रहे हैं जी, हम पुरानों के Thank you, साथ sir. भी नहीं रहे, नए के साथ भी नहीं रहे, हम ढुलमुल रहे हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम, लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो इन सब की बातों को समेट कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप बताइए कि अब तो ब्रिटेन ने कहा है कि वो एक डिप्लोमेटिक चैनल ओपन करने जा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कैसे ओपन किया जाए। तो यूरोप और इंग्लैंड इसको किस तरह से सोच रहा है, पश्चिम इसको किस समस्या को किस प्रकार से समझ रहा है, और दूसरा ये क्राइसिस कितनी बड़ी है, और आप क्या मानते हैं कि ये वार समाप्त होने के कोई आसार हैं या लंबी खींचेगी? जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी मुझे बुलाने के लिए। कई सारे सवाल आपने दाग दिए हैं, तो एक एक करके जाएंगे स्लोली और ब्रीफली। पहला तो ये है कि अब ये युद्ध जो है ये ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं रहा है, इसको अब हम कहेंगे कि ये अब हमारी आमदनी वर्सेस खर्चे का युद्ध हो गया है। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन में ही शुरू में कहा था कि इसका यूरोप या यूके पे कम असर पड़ रहा है। वो बात सही है आपकी, क्योंकि यहाँ पे ईरान से कोई सीधी गैस नहीं आती या तेल नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लगभग 1% का इन्फ्लेशन है और सरकार बहुत डरी हुई है, और उसके चलते पार्लियामेंट में बहस हुई है और उन्होंने दावा किया है और इनफैक्ट प्रॉमिस भी किया है कि हम जो है यहाँ पे एनर्जी प्राइसेस को कम करेंगे और जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए हम जो है सब्सिडी देंगे। तो एक तरीके से यहाँ की सरकारें हिली हुई हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेपो रेट आज उनको घटाना था, इंटरेस्ट रेट, वो नहीं घटाई, उन्होंने स्थिर रखा है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन या तो बढ़ेगा और हो सकता है कि वो कोविड की तरह इंक्रीज करता जाए फ्यूचर में, ये भी एक उनका एक अंदेशा है। दूसरा है कि मुझे लग रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा, मुझे लगता है हम कोई भी नहीं जान सकते, क्योंकि जिस तरीके की प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो बातें हैं, जो उन्होंने कहा है, उससे मैंने भी जो ये अंदेशा लगा दिए ना वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर दिए। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका या अमेरिकन प्रेसिडेंट या किसी भी गवर्नमेंट को दो लोगों को जरूर हायर करना चाहिए, एक इतिहासकार और दूसरा जियोग्राफर। मुझे लग रहा है कि अगर उनके पास ये सही पुख्ता इंटेलिजेंस होती कि ईरान, उन्होंने कहा आज कि हम उनको स्टोन एज में पहुंचा देंगे। एक्चुअली आप स्टोन एज में अब देखो तो पर्शियन अंपायर था उस टाइम पे, उनके पास बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, जबकि अमेरिका एग्जिस्ट भी। एक्चुअली सर, एंथ्रोपिक ने शायद उनको ठीक से बताया नहीं था कि ईरान ये भी कर सकता है। एग्जैक्टली। तो मुझे लग रहा है सब कि कुछ बताया एआई ने, बस ये दो बात नहीं बताई कि अरब मुल्कों पर हमला और स्ट्रेट हार्मूज की नाकेबंदी। जी बिल्कुल। तो इसमें जो है दूसरा जो इसका एक अहम पहलू है वो है हूतीज का ज्वाइन करना, जो सबसे एक खतरे की मतलब घंटी है उसका। मान लो कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही अफेक्ट है, जो ऑयल और गैस और बाकी के जो चीज़ें शिप्स होती हैं उस स्ट्रेट से, वो अफेक्टेड है। लेकिन अगर हूतीज ने अपना दूसरी जो स्ट्रेट है जिसका नाम है बाब अल मंदेब, जो कि रेड सी के एरिया में जाती है, अगर वो बंद हो जाती है तो लगभग 15% समुद्री कारोबार और अफेक्ट होगा। अरे ये तो डरवा रहे हो सर आप, वो तो एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला मार्ग है। एग्जैक्टली, जो हिंद महासागर और भूमध्य मेडिटेरेनियन सी जिसको बोलते हैं, वो उनको लिंक करता है और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है एशियन देशों पे पड़ेगा। और हूतीज और ईरान के जो संबंध हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, और उन्होंने 2023 से 25 के बीच में इनफैक्ट कई बार कई सारे शिप्स को अटैक भी किया। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत चल भी रही है या फिर इनमें विश्वास की कमी है? क्योंकि आज फॉरेन मिनिस्टर के घर अटैक हुआ, उनकी पत्नी मारी गई ईरान में, और वही शायद बातचीत कर रहे थे अमेरिकन डिप्लोमेट से।
जी, आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ट्रस्ट है। आई थिंक पहले स्पीकर्स ने भी इस बात को इंडिकेट किया है कि ट्रस्ट एक बड़ा यहाँ पे एक डेफिसिट है, और जो कोई भी देश आगे आके मध्यस्थता भी नहीं करा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे भी एक आई थिंक ग्लोबल लेवल की डिप्लोमेटिक क्राइसिस में तो मैं मानता हूँ। इनफैक्ट और आप ये कोई भी मानते हैं बड़ा कि इस देश, क्राइसिस से जल्दी मुक्ति मिलने के आसार और संकेत बेहद कम हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर लंबी खींचेगी और यहाँ की सरकारें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेन जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, ईरान की वॉर एक लंबा खिंचता हुआ युद्ध दिख रहा है और हम सब बट नेचुरल है, हम सब जानते हैं कि किस तरह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से बाधित है, और ख़ास तौर पर एशियाई देशों में, जिसमें सबसे बड़े बायर हम हैं और चाइना है। हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है? देखिए, तमाम तकनीकी बातों के बाद कुछ देसी बातें की जाएं। ईरान अमेरिका युद्ध में 34 दिन हो गया। आज दुनिया में एक पक्ष इस बात से खुश है कि ईरान ने अमेरिका को फंसा रखा है, अमेरिका भाग नहीं पा रहा है, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने ईरान की नौसेना और वायुसेना को ख़त्म कर दिया है लगभग। लेकिन सबकी खुशी का पैमाना अलग अलग है। एक पक्ष है दुनिया में, इस देश में, जो ये कह रहा है कि ईरान अमेरिका के चरस बोए रहे, चाहे जितना नष्ट हो जाए, और इस पर हुई उसको खुशी मिल रही है। चाहे गैस आए और चाहे तेल ना आए, लेकिन ईरान झुकने ना पाए। 1200 जहाज बताते हैं कि वहाँ खड़े हैं समुद्र में, हॉर्मुज को पार नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया कि 2-3 हफ्ते युद्ध और चलेगा, अटैक और तेज होगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि भाई इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो रास्ता खुले या बंद रहा है। उन्होंने तो ये कह दिया कि जिसको ज़रूरत है वो जाके अपना जहाज ले आए, वहाँ से तेल उठा लाए, गैस ले आए। पिस कौन रहा है इसमें? गैस का संकट बढ़ रहा है, तेल का संकट बढ़ रहा है। ईरान जहाज़ों से कह रहा है हम टैक्स वसूलेंगे। तमाम विदेशी देश हैं जो गिड़गिड़ा रहे हैं उसके आगे। ईरान ये कहता है कि जो अमेरिका के साथ हैं वो हमारे दुश्मन देश हैं, तो वो इस बात को भी एक लिस्ट जारी कर दे कि भारत, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कोरिया, ये सब क्या उसके दुश्मन देश हैं? इनका जहाज क्यों रोके हुए हो? पाकिस्तान अगर अमेरिका का समर्थक है तो उसको बातचीत में शामिल कर रहे हो। अमेरिका के साथ अगर यूएई है, दुबई है, कतर है, उनसे लड़ो। यहाँ पर रास्ता बंद करके एशिया के देशों का जो नुकसान किया जा रहा है, जो यहाँ पर संकट पैदा हो रहा है, वो एक अभूतपूर्व है। 34 दिन में अगर ये स्थिति 1-2 हफ्ते में नहीं संभलेगी तो लोगों के जीवन में खाने पीने के लाले पैदा हो जाएंगे। टूरिज्म पर आधारित देश खत्म हो चुके हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोग अपने घरों और गांवों को जा रहे हैं, शहरों में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गैस नहीं है, डीजल कम मिल रहा है। क्या क्या परेशानियां लोगों को आ रही हैं। ये भारत नहीं, कितने सारे देश इससे इफेक्टिव हैं। ईरान दुश्मन देश की आड़ में कितने एशियाई देशों का नुकसान कर रहा है। वो या तो हमें अपना दोस्त बता दे या हमें अपना दुश्मन घोषित कर दे, क्योंकि तुमने एक रास्ता पकड़ लिया हॉर्मुज का, और वहां से भाई शेरवा के कुछ न बिगड़े और बिलरिया के पूंछ काट लियो, वही चल रहा है। अमेरिका कई हजार किलोमीटर दूर बैठा है, उसका नहीं यहाँ पर तेल रोक दो। अब कह रहे हैं हमें टोल दो, गुंडा टैक्स दो। ये तो वही बात हो गई जैसे भारतीय हिंदी पिक्चरों में दिखाया जाता है कि शादी हो के जा रही, रास्ता में डाकू डोली लूट लिए और कहा कि सारा गहना उतार के हमें दे दो।
तो ये देश और दुनिया में एक अच्छा उदाहरण नहीं है जी। ये बहुत साफ है और एशिया के देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आई हुई है। ईरान ने इन दिनों कुछ मुस्लिम कंट्रियों पर हमले धीमे किए हैं, ये भी कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब ये सब चीजें ओमान क्या और रास्ता- कतर को माफी है, बाकियों पर बहुत भारी पड़ रहा है, बाकियों की पिटाई हो रही है। ओमान और कतर इस वक्त थोड़ा इन पर रहम चल रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, कुछ हमले स्लो हुए हैं। अब वो क्या है, किस स्ट्रेटजी के तहत है, ये अलग बात है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जंग चाहते ही नहीं, हम तो जीना चाहते हैं। हम विनाश के कभी पक्षधर नहीं रहे हैं, हमने सृजन किया है। हम युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध चाहते हैं। हम वो लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद बीच में बैठे हुए लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। जी वीरेन जी कंक्लूड करें, आज थोड़ा वक्त का भी मसला है। ब्रजेश जी देखिए, भारत में मजदूर वापस जा रहे हैं, प्रवासी, बहुत साफ है। मार्केट का रोल निगेटिव होता जा रहा है, जो वहाँ से मैसेज आ रहा है। किसानों के लिए खाद पानी का संकट भी आ सकता है बहुत जल्दी, ये सब चीज़ें आपके सामने होंगी। तो फिर रेलवे की जनरल बोगी ठुसा आएगी भरी हुई, वही पसीने से जा रहे हैं लोग। ये परेशानियां अपने देश की हैं, मैं आज बता रहा हूं आपको जी। फिलहाल आप युद्ध पर अमेरिका जो कर रहा है उस पर ये लाइनें सुनिए कि आग जली है जब जब चाहे चूल्हे या शमशान की, आग जली है जब जब चाहे चूल्हे या शमशान की, तब तब उभरी है मनसाएं लोभी सियासतदान की। और कैसे सिके हमारी रोटी, बस उनको है फिक्र यही। और जले लकड़ियां चूल्हे की या लाशें जले इंसान की। लंदन में बैठे डॉक्टर अरुण कुमार को पहली बार बहुत दिन बाद कोई देशी बात सुनाई पड़ी। ये लोग भी बड़े मतलब खुश हैं आज इस डिबेट में शामिल होकर। बहुत शुक्रिया वीरेन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का सेकंड राउंड को ओपन करते हैं। रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, जब इतनी बड़ी क्राइसिस है और हम सबको पता है और आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि हम अपनी एनर्जी सप्लाई इसी क्षेत्र से लेते हैं और यहाँ वार चल रही है, क्या हमारी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए कि इस वार को समाप्त कराने के लिए भारत कोई गंभीर प्रयास करे? देखिए, भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत कूटनीतिक प्रयासों के जरिए इस पूरे मसले का हल चाहता है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि युद्ध से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, सभी लोगों को बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। भारत अपनी विदेश नीति के अनुसार काम कर रहा है। जो लोग अभी बातें कर रहे थे, देखिए ईरान ने लगातार कई ट्वीट कई दिन किए हैं। उसने इससे पहले भारत को अपना सच्चा दोस्त बताया था। आज ही ईरान ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है और उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का ट्वीट है, ईरान के दूतावास ने किया है। अब जो लोग विदेश नीति पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, चाहे 79 से 80 का खाड़ी संकट रहा हो, जब वहाँ खुमैनी की सरकार बनी तो 3 रुपए से 7 रुपए हो गया तेल का दाम भारत में। इंदिरा गांधी जी उस समय थी। उसके बाद 90-91 का ले लीजिए, उस समय भी 4 रुपए दाम बढ़ गए, 8 से 12 पहुंच गए। उसके बाद आइए 2004 से 2010 के बीच में इन्होंने 1,48,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी किए, जिसका 3 लाख करोड़ पेमेंट हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा आइए 2013 आते आते यह स्थिति हो गई कि ये उधार का पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो कई देशों ने कहा कि भाई हम आपको तेल नहीं देंगे। तो वीरप्पा मोइली साहब का बयान आया कि पेट्रोल पंप अब शिफ्ट में खुलेंगे, रात 8 से सुबह 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ये बयान है, ये देख लीजिए। और देश को जब आपको इस देश की सत्ता मिली थी उस वक्त डॉलर 58 रुपए पे था, आज 95 रुपए है। आपको इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। सवाल नंबर 1। सर, सवाल नंबर 2, कच्चा तेल 34 दिन में सिर्फ आप 5 टैंकर निकाल पाए हो। सर सुनिए मेरी बात। भारत के अभी भी 21 टैंकर
सर, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पश्चिम में फंसे हैं। आप भाई मुझे साहब, एक बता दो कि ये कब आएंगे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, भारत ने लगातार अपने एलपीजी के टैंकर, ऑयल के 5 टैंकर लाख निकाले हैं, और जो टैंकर भी वहां फंसे हैं बहुत जल्द वो भारत आएंगे। तो सच्चा और दोस्त इसी से वजह कहिए से कि जल्दी सबसे छोड़ दे। बड़ी बात है कि हमने अपने तेल सप्लाई से लेकर हर एक एनर्जी सप्लाई को दुरुस्त रखा है, और यही वजह है कि जहां पूरी दुनिया में इस तरह की स्थिति फैली हुई है, भारत अभी इस स्थिति का मजबूती से सामना कर रहा है। थैंक यू आनंद दुबे जी, शुक्रिया। थोड़ा सा वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय को आमंत्रित करता हूं। इनके पास तो आपके नाम का एक ऐसा कार्ड है, ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस का, कि आपकी नाकामियों को याद दिलाकर आपके ऊपर थोप देते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि किस टैंकर क्यों फंसे हैं, सच्चा दोस्त क्यों नहीं छोड़ रहा है, हम क्या एफर्ट कर रहे हैं। आपकी नाकामियों का पहाड़ इतना ऊंचा है कि ये बार बार उसकी आड़ ले लेते हैं। ब्रजेश जी, वाकई इनके पास कार्ड है, और है भी वो, उसका नाम सही कहा आपने, ट्रम्प कार्ड है। आजकल ट्रम्प की ही गुलामी। अरे मैं वो वाला ट्रम्प नहीं कह रहा हूं, मैं सर ताश वाला ट्रम्प कि पूरी देश की विदेश नीति का जो है भट्टा बैठा दिया। सबने देख लिया कि क्या हालात किया। अभी भाई साहब ने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए इनको देना पड़ा ऑयल बॉन्ड पर। अरे भैया, हम सब्सिडी कितना देते थे? 11 लाख करोड़ रुपए का हमने टैक्स वसूला और 9 लाख रुपए सब्सिडी लोगों के दे दी। ये 46 लाख करोड़ रुपए का जो है तेल पर जो है लोगों से जेब काटा लोगों का, और 3 लाख रुपए देने में इतना लग रहा है जैसे उपकार कर रहे हैं। और कितना दाम हम छोड़े तब था, और आज कितना दाम है कहने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम, अभी ये युद्ध शुरू होने से पहले की हालत क्या थी? 1 पाई का किसी को लाभ नहीं मिला। आप भी पेट्रोल पंप पर जाते होंगे, पेट्रोल पंप पर आपको क्या कभी इसे 11 सर, ये साल मतलब में क्या कोई दुर्भाग्य कमी देखो दिखी? सर, नहीं कि दिखी, आप किसी इनको को घेरने नहीं के बजाय, इनकी जब- जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय अपनी नाकामियों को आप बराबर करने पर समय दे रहे हो। यही सर दुर्भाग्य है सर। न कोई बराबर करने की जरूरत नहीं। तो जनता समझ रही है कि नाकामयाब कौन है आज के समय में। इतना रुपया लूटा लोगों का, 1 रुपए की राहत किसी को नहीं मिली। अंतरराष्ट्रीय मार्केट का उदाहरण दे रहे हैं भाई, तुमने तो खुद ही ओके, आनंद दुबे जी प्लीज सर, हम लोग सिस्टमेटिक बात कर रहे हैं। आनंद जी हम लोग सिस्टमेटिक बात कर 9 रहे रुपए हैं। लेते थे। थैंक यू उपाध्याय जी। तो इसलिए ये चीजें सबको पता। अब बहुत आपने शुक्रिया। हार्मुज, स्टेट ऑफ हार्मुज की बात की है, वो खुलने अभी नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया। और मैं पूर्णिमा जी झोला को उठा कार्यक्रम में करके आमंत्रित देखिएगा, करता हूं। ट्रम्प चला यूनाइटेड जाएगा। स्टेट ऑफ लेकिन अमेरिका से हमारे वाले साथ को लाइव झोला कनेक्ट उठाने हैं। के लिए भी थैंक यू आप उपाध्याय जी, बहुत इधर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। आप दोनों कृपया इंटरवीन ना करें, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं। मैं सीधे पूर्णिमा जी को कनेक्ट करता हूं। पूर्णिमा जी, जो आप सोच रही हैं और जो व्हाइट हाउस सोच रहा है और अमेरिका जो एक्ट कर रहा है, तीनों में बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जो व्हाइट हाउस सोच रहा है और कर रहा है, क्या अमेरिकन सोसाइटी भी वही सोच रही है और वैसा ही चाहती है? ओवरऑल अमेरिकन सोसाइटी आपने देखा है, यहाँ पे नो किंग्स जो प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे लास्ट टाइम से इस बार 2 मिलियन एडिशनल लोग ज्वाइन किया है। अब हमारी अगर ये नवंबर इलेक्शन, अगर 2026 का इलेक्शन अगर होने दिया है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हुआ है, हमारी पार्टी हार जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छी तरह पता है, और उसी की वजह से मेरे ख्याल से देयर आर सेवरल थिंग्स हैपनिंग इंटरनली। जैसे एप्स्टीन फाइल का मसला चल रहा था, हमारे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिरता ही चला जा रहा है, वेदर इट्स इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन अफेयर्स हो, ही इज़ नॉट रियली डूइंग वेल। सो डेमोक्रेट पार्टी जो है वो उसको यूटिलाइज करेंगे इलेक्शन के लिए बहुत अच्छी तरह। उनके पास सारे इन्फॉर्मेशन है, अगर उनको सही तरह कम्युनिकेशन करना आता है तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएंगे, इन द सेंस इस इलेक्शन में हार जाएंगे। आपको पता है 2-3 दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप का जो मारा लागो है उसका जो एरिया है, उस इलेक्शन में भी उनका एरिया में भी उन्होंने हार गया वो डेमोक्रेट पार्टी। इट इज़ अ डीप रेड एरिया, वो हार गए। तो आप देखिए पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ। ममदानी आ गया न्यूयॉर्क में, आप देख लीजिए न्यू जर्सी के गवर्नर
वर्जीनिया के गवर्नर, ऐसे सारे डेमोक्रेट पार्टी यूटिलाइजिंग व्हाट द फेलियर्स ऑफ आवर पार्टी इज। एंड डोनाल्ड ट्रम्प की जो बयानबाजी आती है ना, उनका मुंह नहीं बंद होता है, उनको कोई बंद नहीं कर आपकी करा पार्टी पाते। और डोनाल्ड कभी ट्रम्प की जो अपनी खुद वो भी उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आखिर पार्टी लीडरशिप इतनी कमजोर कैसे है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पा रही कि ये जो कर रहे हो वो गलत है? सर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो भी आज तक बोले हैं उनका इधर पोजीशन गया है, उनका रेपुटेशन गया है, उनका पे सब कुछ खत्म हो गया है। आज जब मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे अटैक डॉग्स लगा दिए, तो मुझे मेरा जो अच्छा, आपको ट्रोल किया जाता है जब आप इंडियन चैनल पे बोलती हैं? 100%। मैं तो सिर्फ इंडियन चैनल्स पे नहीं बोलती, मैं तो ये जो कह रही हूँ ये कोई नई बात नहीं है। मैं अपनी चैनल से भी बोलती हूँ, अपनी कम्युनिकेशन सोशल मीडिया से भी यही बात बोलती हूँ। मैं हूँ सेंटर राइट, मैं बोलती हूँ जो सच है, जो लोगों का भलाई करने वाला है। अभी मोदी जी को कभी कभी बुरा लग सकता है, ट्रम्प को भी बुरा लग सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं बोलती हूँ। लेकिन आई नो द डेंजर आई एम फेसिंग। मेरे पार्टी से मेरे को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। आज मैं अगर इंडिया में होती और बीजेपी की पार्टी की मेंबर होती, मुझे कब का निकाल आपको देते। कब का निकाल दिया गया होता है, और जी, आपको जी, कोई ना कोई that is the एजेंसी भी truth, I'm ढूंढ रही telling you. होती। हाँ, जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों नहीं बोलते। बिकॉज अगर बोलेंगे उनका पोजीशन चला जाएगा, उनका पे चला जाएगा, उनका रिटायरमेंट चला जाएगा, उनका लिटरली पीछे उनका रेपुटेशन चला जाएगा। लास्ट जिनका ऐसा सिचुएशन हुआ था, मार्जरी टेलर ग्रीन, वो कांग्रेस वुमेन, वो खुद ने हीट नहीं ले पाई, वो रिजाइन कर दी। उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बताया था, मार्जरी टेलर ग्रीन, आप मुझे बताइए एक प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो ऐसे शब्द यूज करते कि हमें भी शर्म आ जाती है कि अरे कहाँ से आ आप रही कह है रही ये सब। उनको क्या कहा? आज फ्रांस के राष्ट्रपति को पता है क्या बोला है? मतलब शर्म के मारे बेचारे कह नहीं पाए। सर आप वो कुछ फ्रांस भी के कह राष्ट्रपति सकते हैं, भूल जाइए। anything। आपने नेटो को कावर्ड्स बोल दिया, और रशिया को पेपर टाइगर बोल दिया, इंडिया को डेड तो इकोनॉमी आप लोग बोल खुश दिया। हैं? अब मैं- ये जो जिस तरह का प्रेसिडेंट आप चाहते थे आपको मिल गया, तो क्या मैं आपको मुबारकबाद पेश कर सकता हूं? सर दिस इज नॉट द पर्सन वी इलेक्टेड, दिस इज नॉट द पर्सन जिसके लिए हम लोग कैंपेन किए। इनका एजेंडा ही था ही नहीं। उनका कैंपेन ट्रेल में ये कभी बताया नहीं कि वो अपने आप को नो वर्ड प्रेसिडेंट हिसाब से अपने आप को पेश किया। अब जाके नया वर्ड छेड़ दिया, जो वॉर अपने डे 1 24 आवर्स में खत्म करने वाले थे, अभी भी चल रहा है। सो अभी मुझे अभी आज सुन के आपको लग सकता है कि मैं शायद एंटी ट्रम्प पर हूँ। ना ना ना, अरे मैं क्यों आपको एंटी ट्रम्प बोलूं? पार्टी से नहीं, आप वो मैं सोचती है जो actually आपके देश नहीं। के लिए बेहतर हो। मैं 10 साल इनको सपोर्ट किया है। उन्होंने जो पहले से बोलते आ रहे, दिस द लास्ट 1 year हैज बीन ए डिजास्ट्रस सिचुएशन। लास्ट 1 year में उन्होंने अब करप्शन की सिचुएशन देखी है, पे टू प्ले कर रहे हैं, $3.4 बिलियन बनाए, अपनी नाम सेल करते हैं, रॉयल्टी फीस लेती है, और एयरपोर्ट से लेकर आपकी मैडम, दिस इज कॉल्ड न्यू अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपको मागा की कंग्रेचुलेशंस। नहीं, मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन हो गया। ऑलराइट, तो डॉक्टर अपना अरुण pocket कुमार जी मार हमारे रहे साथ हैं, जुड़े ऊपर हुए हैं, फटाफट उनके कमेंट्स भी ले लेते हैं। अरुण जी, क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन का कोई प्रयास सफल होगा? क्योंकि आज तो फ्रांस ने भी कह दिया कि हम मिलिट्री एक्शन के जरिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज नहीं खुलवा सकते, लेकिन जब ट्रस्ट डेफिसिट इतना है तो ब्रिटेन क्या खुलवा लेगा? और ब्रिटेन का कोई बहुत ज़्यादा स्टेक भी नहीं है इसमें। जी बिल्कुल, आई थिंक ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है, आपने सही कहा। यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ का जो डिस्कशन है, मुझे नहीं लगता वो इस चीज़ के अराउंड सेंटर भी कर रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो बयानबाजी यूके को लेके और नाटो को लेके वो काफ़ी नेगेटिव रही है पिछले पास्ट में, और ये डिबेट जो है हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के टाइम से ही देख रहे हैं। पूर्णिमा जी ने पूरी बात बताई ने, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड वालों के पास जो वॉरशिप है ना, खिलौना है सर, खिलौना। बड़ी बेइज्जती। यही कहा था ना जनरल साहब, कहा रहे इनकी आर्मी और भी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, सब टूटा फूटा है, खिलौना है। और पर ये भी कहा दे नहीं रहे हमें। नहीं नहीं, नाटो में अपना एक उनका एक जो कोलैबोरेशन है वो इफेक्टिव, तो उसको हम नकार नहीं सकते हैं। मुझे जो ज़्यादा दुख लग रहा है कि वो है कि यहाँ की जो सरकारें हैं
वो किस तरीके से इस चीज़ को, क्राइसिस को किस तरीके से उसको मैनेज कर रही हैं। मुझे इंडिया से जानकारी मिली कि वहाँ पे जो सिलेंडर है वो रूरल एरिया में 45 दिन में मिल रहा है और अर्बन इंडिया में 25 दिन मिल रहा है। ये क्यों है? मतलब मुझे लगता है कि ये थोड़ी रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि इसका जो बर्डन है वो महिलाओं पे जाता है कि उनको दिक्कत होगी। ऐसा थोड़ा ना है कि गांव पड़ेगा सर, ट्रेडिशनल मेथड अपनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा थोड़ा ना कि गांव के लोग कम यूज कर रहे हैं एनर्जी और शहर के लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। जनरल एसके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तो ये बताइए कि तो ईरान ने ये तय कर लिया कि अगर उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ तो वो बदला दुबई, अबू धाबी और दोहा से लेंगे। देखिए, बदला दुबई और अबू धाबी से तो काफ़ी हद तक तो ले ही चुके हैं। उनकी तो काफ़ी कैपेसिटी जो है वो उन्होंने डाउन करके रखी हुई है, और वो जानते हैं कि कभी ना कभी जब भी वार्ता होगी, हमारा एनर्जी सेक्टर सेफ है। और जो सैंक्शंस हैं ये हम ज़रूर चाहेंगे कि ईरान के अगेंस्ट जो सैंक्शंस हटें और फिर ये जो है अपना एनर्जी सेक्टर को खोल के पूरे विश्व में तेल बेचें। आज क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? क्योंकि सैंक्शंस है। तो वो इसी चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल में ही इज़ प्लेइंग अराउंड, ईरान इज़ प्लेइंग अराउंड। बट मुझे सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि भारत जो कि इतना नज़दीकी देश है, इतने अच्छे टर्म्स हैं ईरान के साथ, ये मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाता है बीच में वार्ता करने के लिए? एक ब्रिटेन जैसा जिसका कि कोई स्टेक्स नहीं है, जैसा कि ब्रिजेश जी आपने बोला, तो भारत क्यों नहीं इस चीज़ में? नहीं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक बता रहा हूँ सर। पॉलिसी ठीक है, वो अपनी 89% स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का एनर्जी फ्लो एशियन मुल्कों में है सर, 11% केवल वेस्ट में है सर। बिल्कुल सही है जी हाँ, बिल्कुल सही। तो इसी में भारत को अभी यही मौका है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको फॉरवर्ड पोस्चर लेना चाहिए और इसका कहीं ना कहीं हल ढूंढवाना चाहिए वार्ता के जरिए। बहुत शुक्रिया सर। मैं कर्नल शरद शरण जी को आमंत्रित करता हूं। कर्नल साहब, आप मुझे बताइए, आप तो कर्नल भी रह चुके हैं, ये वार अभी किस पोजीशन पे जाने वाली है? जनरल साहब कृपया बने रहिएगा, अभी डिबेट बहुत मुश्किल है कहना कि देखिए अब ये वॉर बेसिकली इकोनॉमिक वॉर हो चुका है। ये जो एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी लड़ाई एनर्जी की है और बहुत बड़ी लड़ाई है, लाखों करोड़ रुपए साल के टर्नओवर की लड़ाई है। इसका रास्ता इतना आसान नहीं लग रहा, बट मुझे ओवरऑल लग रहा है कि ईरान गेनफुली इससे बाहर आएगा। और ओमान और कुवैत को कंसेशन ही इसीलिए दिया जा रहा है कि हार्मोन पे टोल नाका लगाया जाएगा और टोल लिया जाएगा। ये चेंजेस आएंगे कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं रह जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक बहुत बड़े खजाने के तौर पर, भौगोलिक एक बहुत बड़ी बढ़त के तौर पर आपने जो लाइन बोली ना कि पहले जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी, उसमें मैं पूर्णिमा जी को कुछ कहना चाहूंगा। पूर्णिमा जी, मुबारकबाद देना पूर्णिमा जी, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट एटलीस्ट पीपल इन अमेरिका हैव लर्न्ड देयर लेसन। I would also like to update you. ट्रंप के लिए वोट मांगी। I would also like to update you. People are India also waking up. और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और कार्यकर्ता भी जागने लगे हैं। तो आप उनको पहले तो कांग्रेचुलेट करो। जैसे अमेरिका में विश्व गुरु, वैसे हमको बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। पीपल आर वेकिंग अप, वी आर मूविंग टुवर्ड चेंज, वी कैन अश्योर यू दैट। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया। आज वक्त का अभाव है, हमने तो डिबेट थोड़ी एक्सीड ही कर दी, लिमिट से आगे भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो आपको चांद पर ले जाएंगे।